थोड़ी देर बाद डीजी साहब का कमरा कॉन्फ्रेंस रूम की शक्ल इख्तियार कर चुका था। दीवार पर लटके नादरन एरिया के नक्शे की तरफ पीठ करके खड़े ब्रिगेडियर आलम उनसे और ब्रिगेडियर नवाज से मुखातिब हुए। सर, सन 1949 में कश्मीर के महाज पर होने वाली जंग बंदी और फिर सन 72 में शिमला मुआहदे की सरहद बंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात में के मुताबिक NJ 980420 नंबर की लाइन से आगे अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की निशानदही का काम बाकी था। भारतीय हुकूमत ने जानबूझकर इस मसले को लटकाए रखा क्योंकि वो 27 जुलाई 1949 के मुआहदा जंग के मुताबिक सरहदी हदबंदी करने से कतरा रहा था। ये कहकर उन्होंने सियाचिन के इलाके में NJ 980420 की निशानदही की और दोबारा उनसे मुखातिब हुए। सर, दरअसल 1962 की जंग चीन भारत जंग में हजीमत उठाने के बाद भारतीय फ़ौज ने इब्तदा में पहाड़ी जंग में अपनी कमज़ोरी का एहसास कर लिया था। यही वजह है कि नीफा में शिकस्त के बाद भारतीय फ़ौजियों ने ग्लेशियाई और पहाड़ी जंग के कोर्सेज़ को बहुत अहमियत देनी शुरू कर दी थी। वो अपने पहाड़ी डिवीज़नों को बतौर ख़ास शदीद बर्फ़बारी में ऊंचाई पर होने वाले जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और ज़रूरियात से लैस करना शुरू कर दिया था। इनकी ये ज़रूरियत सियाचिन में ही पूरी हो सकती है और चीन और पाकिस्तान से मुंसलिक है, इसलिए इस इलाके पर इनकी हमेशा नज़र रही है। सन 1949 से 1984 तक इसी इलाके पर हमारा कंट्रोल रहा है और तमाम गैर मुल्की कोहपेमा जमातें हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त में यहाँ से पहाड़ी चोटियाँ सर करती हैं, लेकिन मशरक़ी कराकरम के इस हिस्से पर मुकम्मल कंट्रोल के बावजूद हमने यहाँ कभी अपने फ़ौजी रखने की ज़रूरत ही नहीं महसूस की। आम हालात में भी यहाँ फ़ौज की मौजूदगी पर बेपनाह खराजात उठते हैं। ना ही कभी इस तरफ से भारतीय जारियत का तस्वुर किया गया था, जो कि मेरे ख्याल से सर ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए और माजी में अपनी मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स में हम इसका हवाला भी दे चुके हैं, लेकिन 17,000 से 24,000 फीट तक इस बुलंद इलाके में इंसान का ज़िंदा रहना तो एक मसला ही बन जाता है। ज़ाहिर है वहाँ लड़ाई का तो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। गो कि सर, भारत की मुमकिन मुदाखलत की रिपोर्ट तो आज हमारे एजेंट ने भेजी है, लेकिन हमारा रिकॉर्ड बताता है कि सन 78 से भारतीय इस मंसूबे पर अमल पैरा हैं। यह ऐसा करने की शदीद ख्वाहिश इनके यहाँ पाई जाती है। ब्रिगेडियर साहब की आखिरी बात पर डीजी साहब पहलू बदल गए। ब्रिगेडियर आलम ने अपनी सामने धरी फाइलों में से एक फ़ाइल खोलकर इस पर नज़र दौड़ाई और दोबारा गोया हुए। सर, भारतीय फ़ौज के हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल यानी हॉस के कर्नल नरेंद्र कुमार की कमान में भारतीय SSG की एक टीम ने सियाचिन के शुमाल मगरब में वाक़िया तेरम गमगिरी 2 पर अगस्त से अक्टूबर 1979 तक क़याम किया और हमारे रद्द-ए-अमल का जायज़ा लेने के लिए अपनी मुहिम जोई की रिपोर्ट हिमालयन जर्नल के 1979 और 1980 के शुमारे में और फिर भारतीय हफ्त रोज़ा इलस्ट्रेटेड वीकली के शुमारा 23 मई 1979 में भी शाया की। अपनी बात का तासुर देखने के लिए ब्रिगेडियर मंजूर ने एक लम्हे के लिए डीजी साहब के चेहरे पर नज़र डाली, जो जज्बात से कतई आरी दिखाई पड़ता था। सर, कर्नल नरेंद्र कुमार की टीम ने पाकिस्तानी इलाके के 70 किलोमीटर के अंदर तक मुदाखलत की। फिर कर्नल नरेंद्र कुमार सितंबर 1980 में 60 अफसरों की एक और टीम के साथ इस इलाके में आया। इन तमाम अफसरों का ताल्लुक़ हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल से था। यह पार्टी पाकिस्तानी इलाके में सिया कंगरी से सल्तोरो कंगरी तक गई थी और इसने जून से सितंबर 1980 तक यहाँ कायम किया था। इस पार्टी को भारतीय एयरफोर्स की मुकम्मल मामनत हासिल रही थी, जिसका इकरार कर्नल कुमार ने बाद में एक मजमून में किया था। यह पार्टी पाकिस्तानी इलाके में 90 किलोमीटर तक मुदाखलत करके अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद वापस लौट आई थी। सितंबर 1980 में भारतीय फ़ौज के ब्रिगेडियर KN थेडानी की कमांड में हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल से 2 कोहपेमा जमातें पाकिस्तानी एयर कंट्रोल इलाके में अपरासास नामी 23,390 फीट बुलंद चोटी पर क़याम पजीर रहीं। इस मुहिम की खबर अमेरिकन अल्पाइन क्लब जर्नल ने 1981 के शुमारे में भी शाया की थी। ये कहते हुए उन्होंने दूसरी फाइल में धरे फ़ोटोस्टेट कागजात में से एक कागज़ निकालकर डीजी साहब की तरफ बढ़ा दिया, जिन्होंने अमेरिकी जर्नल की खबर पढ़ने के बाद ब्रिगेडियर मंजूर की तरफ कागज़ बढ़ा दिया। डीजी साहब ने 3 हफ्ते पहले ही चार्ज लिया था और इंटेलिजेंस में ये इनकी पहली तैनाती थी, इसलिए ये तमाम इत्तलात इनके लिए नई ही नहीं सिर्फ चौंका देने वाली भी थी। सर, हमारे एक सोर्स ने मई और जून 1981 में इंडियन फोर्सेस के कुछ अफसरान की वादी सल्तोरो में गोनमा और चोलंग नामी देहातों में मौजूदगी की इत्तलात भी दी थी। इन दिनों हमने स्कर्दू पुलिस को फ़ौरन कन्फर्म रिपोर्ट करने के लिए कहा था। इस इलाके का दौरा करने के लिए भी कहा, जिस पर स्कर्दू पुलिस के SSP साहब ने अगस्त 1981 में इन देहातों का दौरा किया और मुकामी लोगों से इंडियन आर्मी और लद्दाख स्काउट्स की टोपियों के बैज और कुछ इंडियन करेंसी हासिल की थी।
ये इत्तला जिम्मेदार हलकों तक पहुंचाई गई थी। डीजी साहब ने अचानक सवाल कर दिया। यस सर, हमने एक एक पल की रिपोर्ट पहुंचाई थी, जिस पर 29 मार्च 1982 को हमारी वजारत खारजा ने भारतीय सफारत खाने को इनके खिलाफ फर्जियों पर एहतजाजी नोट भी लिखा और दिल्ली में भारतीय वज़ीर ख़ारजा को भी ये एहतजाज पहुँचाया गया। ब्रिगेडियर आलम ने फाइल से नज़रें उठाकर इनकी तरफ मुतवज्जह होते हुए कहा, फिर फाइल पर नज़रें जमा कर दोबारा बोलना शुरू हुए। जून 1983 में पाकिस्तानी आर्मी ने एसएसजी की एक कंपनी को सियाचिन में फला फोनला और सियाला के इलाके में भारतीय फ़ौज की मुआंदाना सरगर्मियों का जायज़ा लेने के लिए भेजा। 16 अगस्त 1983 में उन्होंने भारतीय फ़ौज के लद्दाख हाउस के कुछ जवानों को देखा और इनकी तरफ बढ़े, लेकिन दुश्मन बाखबर हो गया और भारतीय फ़ौजी एक गोली फायर किए बगैर वादी नवाबरा की तरफ तेज़ी से पुष्पाई इख्तियार करते हुए गायब हो गए। पाकिस्तानी कमांडोज को सिर्फ निगरानी और दुश्मन की नकलो हरकत का जायज़ा लेने के लिए मिशन पर रवाना किया गया था, इसलिए उन्होंने भारतीय इलाके में मुदाखलत नहीं की और हेडक्वार्टर से हुक्म मिलने पर वापस लौट आए। ब्रिगेडियर आलम ने अपनी बात मुकम्मल कर ली थी। दोनों आला अफसर मुतरद्दिद थे। उस इलाके की जो पोजीशन मैंने बताई गई थी उसने खुसूसन डीजी साहब को ज़्यादा मुतासिर किया गया। ओके जेंटलमैन, जीएचक्यू जाने की तैयारी करें, मैं कमांडर इन चीफ को मुत्तला करता हूँ, उन्होंने फैसलाकुन लहजे में कहा और दोनों ब्रिगेडियर साहब अपने कागजात समेटे बाहर आ गए। जनरल साहब सब जिंदादार थे। तहज्जुद की नमाज उनका मामूल था और सुबह बहुत जल्दी उठने के आदी थे, क्योंकि वो तहज्जुद का सिलसिला नमाज फ़जर तक जारी रखते थे। उस वक्त जनरल साहब अपने अल्लाह के हुजूर सरब सजूद थे जब उनके बेडरूम में मौजूद हॉटलाइन का बजर बजने लगा। नवाफिल मुकम्मल करने के बाद उन्होंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ डीजी साहब उनसे मुखातिब थे। उन्होंने रात के पहरे ने डिस्टर्ब करने पर माजरत की, क्योंकि डीजी साहब को इल्म था कि कमांडर इन चीफ इस वक्त नमाज तहज्जुद में मसरूफ़ होंगे। इसके बाद फौरी अहम मीटिंग की दरख्वास्त कर दी गई। आ जाइए, मैं मुंतज़िर हूँ, ये कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया और नवाफिल में मशगूल हो गए। दुआ करने के बाद जनरल साहब ने इंटरकॉम पर अपने हेडक्वार्टर को कुछ हिदायत दी और कमरे से बाहर आ गए। सामने बरामदे के साथ ही इन्हें ले जाने के लिए गाड़ी तैयार खड़ी थी। जनरल साहब अगले 15 मिनट में जीएचक्यू में मौजूद थे। उनकी आमद के बामुश्किल 4-5 मिनट बाद ही डीजी इंटेलिजेंस भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। रात के आखिरी पहर में कमांडर इन चीफ और डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस की आमद ने यहाँ हाई अलर्ट कर दिया था। जिस साउंड प्रूफ कमरे में ये अहम मीटिंग जारी थी, वहाँ इंसानी ज़िंदगी और इंसानी वहम गुमान में आने वाले हर मुमकिन सिक्योरिटी का बंदोबस्त मौजूद था। कमांडर इन चीफ के साथ नॉर्थ एरिया के कमांडेंट भी मौजूद थे, जिन्हें डीजी इंटेलिजेंस की दरख्वास्त पर बुलाया गया था। एक लम्हा तौक़ुफ़ के बाद डीजी साहब ने ब्रिगेडियर मंसूर को एजेंट प्रमोद की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। उन्होंने मुकम्मल जुज़ियात के साथ रिपोर्ट पेश कर दी। कमांडर इन चीफ और नॉर्थ कमांडेंट एरिया बड़ी तवज्जो और इन्हें से इनकी बातें सुनते रहे, जिसके बाद ब्रिगेडियर आलम ने इन्हें माजी के हवाले से मुख्तसर ब्रीफिंग दी। ऑल राइट, उनकी ब्रीफिंग के ख़ात्मे पर जनरल साहब ने इत्मीनान से कहा, आइए नमाज अदा कर लें। अजान की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। तमाम अफसरान ने उसी हॉलनुमा कमरे के कोने में जनरल साहब की इमामत में नमाज अदा की। जनरल साहब ने बड़े दर्द दिल से मुल्की सलामती की दुआ मांगी थी। उनके सामने चाय पहुंच चुकी थी। अब कमांडेंट नादरन एरियाज ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने ब्रिगेडियर आलम के खदशात और माजी की रिपोर्ट की तस्दीक करते हुए कहा कि इनकी दानिश में एजेंट प्रमोद की ये रिपोर्ट सही है, क्योंकि दुश्मन से कुछ भी तवक्का की जा सकती है। नाश्ता सब ने इकट्ठे ही किया, जिसके बाद इंटेलिजेंस के डायरेक्टर अपनी टीम के साथ वापस चले गए, जबकि कमांडर इन चीफ ने फ़ौरन ही अहम इजलास तलब कर लिया। रात देर गई शुरू होने वाला ये इजलास दोपहर के बाद अख्ताम पजीर हुआ। जनरल साहब ने मौके पर ही हिदायत जारी फरमा दी थी। उन्होंने सूरत हाल से मुकम्मल बाखबर रखने की हिदायत के साथ अपने मुआवनीन को उनके मिशन की तरफ रवाना कर दिया था। कैप्टन आरिफ ने स्कर्दू से हेलीकॉप्टर उड़ाया तो सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। एलिवेट 3 नामी इस हेलीकॉप्टर को उसूली तौर पर 16,000 फीट से ज़्यादा बुलंदी पर नहीं उड़ाया जा सकता था, लेकिन आज इसे एक नाकाबिले यकीन मुहिम सर करने के लिए भेजा गया था और इसने अपने सामने मौजूद मुख्तलिफ डायलों को कतन नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था और मिशन को अंजाम देने का फ़ैसला कर लिया। वो एविएशन ही के एक जहाज़ के ज़रिए यहाँ पहुँचा था, जहाँ से अब हेलीकॉप्टर पर अपने मिशन की तरफ गामजन था। रावलपिंडी में उसे एक हंगामी मुहिम अंजाम देने के लिए स्टैंड टू किया गया था, लेकिन अभी तक तफसीलात नहीं बताई गई थी। इस करदू में ब्रिगेडियर साहब उसके मुंतज़िर थे। ब्रिगेडियर ने बड़ी खंदा पेशानी से उसका इस्तकबाल किया, लेकिन कैप्टन आरिफ की गहरी बादामी आंखों ने ब्रिगेडियर साहब के दूर तक अंदर झाँक कर उनके चेहरे पर नामहसूस इज़्तिराब को महसूस कर लिया था। उसे ब्रिगेडियर साहब की तरफ से एक नज़र देखते ही अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ मामला कुछ ज़्यादा ही सीरियस है।
ब्रिगेडियर साहब ने इसका हाल अहवाल दरियाफ्त करते हुए इसे ब्रीफिंग रूम तक ले आए थे, जहाँ एक दीवार पर बड़े बड़े नक्शे लटके हुए थे। जेंटलमैन, मामला काफ़ी सीरियस है, इसलिए हम खड़े खड़े ही चाय पियेंगे। उन्होंने ये कहते हुए कि कैप्टन ऑफिसर की तरफ देखा, जो फ़ौरन ही किसी को चाय लाने के लिए कहते हुए दूसरी तरफ मुड़ गया था। ब्रीफिंग रूम में ब्रिगेडियर साहब और कैप्टन आरिफ अकेले थे। कैप्टन आरिफ, तुम एविएशन का फ़ख्र हो। तुम्हारे माजी की शानदार मुहिम्मात को देखते हुए इस ख़तरनाक लेकिन मुल्की सलामती के लिए अहम तरीन मिशन के लिए तुम्हारा इंतखाब किया गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मन ने कल पागलपन का मुजाहरा करते हुए सियाचिन में अपनी फ़ौजें उतार दी हैं। अभी तक की इत्तलात से जो अंदाज़ा लगाया गया है, उसके मुताबिक अभी तक इंडियन कोह सल्तूरू के दोनों दर्रों बला फोनला और सियाला पर अपनी फ़ौजें उतार चुके हैं। ये कहते हुए उन्होंने ब्रीफिंग रूम में एक लंबी सी मेज़ पर पहले से बिछाए हुए नक्शे पर मुख्तलिफ जगह उंगली रखकर उन मकामात की निशानदेही की जहाँ उनके अंदाजे के मुताबिक भारतीय फ़ौज उतर सकती थी। कैप्टन आरिफ ने बड़े गौर से अपने दिमाग के कंप्यूटर में इन तमाम रास्तों और पहाड़ियों को महफूज कर रखा था, जिन पर ब्रिगेडियर साहब ने उंगली रखकर निशानदेही करने की कोशिश की थी। उसके साथ कैप्टन आरिफ को बायोनिक मैन कहा करते थे। उसने बला का जहन पाया था। मुश्किल तरीन पहाड़ी रास्ते से चंद मिनटों में ही याद हो जाया करते थे, और सीनियर पायलट जो इन ख़तरनाक पहाड़ी रास्तों में नक्शों की मदद से सफ़र किया करते थे, हैरान रह जाते थे जब वो अपनी सीट संभालने के बाद नक्शा एक तरफ रख दिया करता था। मैसन, तुम्हें आज अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करना है। तुम्हें इस इलाके पर परवास करके दुश्मन की पोजीशनों की रिपोर्ट करनी है, और सबसे बढ़कर यह कि बखैर व आफियत वापस भी आना है, क्योंकि अभी तुम्हारे करने के बहुत से काम बाकी हैं। ब्रिगेडियर साहब ने इसकी आंखों में झांकते हुए इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इंशाअल्लाह सर। कैप्टन आरिफ के लहजे के एतमाद ने ब्रिगेडियर साहब को हैरान कर दिया था। आज तक शायद किसी पायलट को उन्होंने इन दर्रों पर हेलीकॉप्टर उड़ाने का हुक्म नहीं दिया था। शायद इसकी ज़रूरत ही कभी पेश नहीं आई थी। एक अरसे से नादरन कमांड से मुंसलिक होने और अपनी सर्विस का बहुत ज़्यादा अरसा नादरन लाइट इन्फेंट्री में गुजारने की वजह से ब्रिगेडियर साहब को यहाँ के ख़तरनाक रास्तों और तबाहकुन मौसम का बखूबी अंदाज़ा था। वो जानते थे इन रास्तों पर परवास करना मौत से खामखा जंग छेड़ने के मुतरादिफ है। लेकिन क्या मजाल है जो कैप्टन आरिफ के लहजे में इन्हें ज़रा सा भी खौफ दिखाई दिया हो। वो ऐसे पूरा एतमाद होकर बात कर रहे थे जिससे सियाचिन के बजाय किसी नुमाइशी मैदान पर परवास करने जा रहे हों। ऑल राइट, एक लम्हा कीमती है। बेचैनी से पहलू बदलते हुए ब्रिगेडियर साहब ने, जो अब इसके साथ ही अपने हाथ में चाय का मग पकड़े कोने में धरी आरामदेह कुर्सी पर बैठ चुके थे, उस तरफ होकर पहलू बदलते हुए कहा। इस दौरान वो अपने साबका तजुर्बात की रोशनी में कैप्टन आरिफ को इस इलाके के मौसम और मिजाज से आगाह करते रहे। सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बशर्ते कि ज़िंदगी आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरूँगा। पाकिस्तान आर्मी ने मुझे इस मुहिम के लिए इंतखाब किया है, इसका बहुत शुक्रिया, इसे मैं अपना फ़ख्र समझूंगा। उसने चाय का खाली मग सामने मेज़ पर रखते हुए कहा। कम ऑन, ब्रिगेडियर साहब ने उठते हुए कहा, और दोनों बाहर निकल गए।